Hello everyone, Divyanshi Vishnu this side is here to teach you chapter 4 of civics. The name of the chapter is Key Elements of a Democratic Government. Okay, in this chapter we learn about a country named South Africa, and we will learn how in this country people were being discriminated according to the races. Okay, सो साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री डेट हैज़ पीपल ऑफ सेवरल रेसेस. मीन्स साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत अलग अलग रेसेस के लोग रहते थे. ठीक है, वहाँ पे ब्लैक पीपल रहते थे जो कि साउथ से बिलोंग करते थे, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे. वाइट रहते थे जो वहाँ पे सेटल डाउन होने आए थे, और इंडियंस रहते थे जो वहाँ पे एज ए लेबरर एंड ट्रेडर्स की तरह काम करने गए थे. ऑल राइट, अब हम इस चीज़ को एक स्टोरी के बेसिस पे समझेंगे. यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है जिसके अकॉर्डिंग इस चीज़ को समझाया गया कैसे यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिमिनेट और सेग्रीगेट करते थे लोगों को. ठीक है, तो माया नायडू एक 11-year-old गर्ल थी, साउथ अफ्रीकन गर्ल थी, जो कि अपनी मदर के साथ एक छोटे से टाउन में रहती थी. टाउन का नाम था जॉन्सबर्ग. ओके, वो अपनी मदर की ओल्ड बॉक्सेस को क्लियर अप करने में हेल्प कर रही थी, जिसमें उसको एक स्क्रैप बुक मिली जिसमें फुल ऑफ पिक्चर्स थी, न्यूज़पेपर्स थे, आर्टिकल्स थे बहुत ही पुराने. तो उसने उसमें एक यंग स्कूल बॉय का पिक्चर देखा. वो अराउंड 15 एज का होगा. ठीक है, फिर उसने अपनी मदर से पूछा कि मदर ये बॉय कौन है, ये लड़का कौन है. तो उसकी मदर ने उसको बताया दिस बॉय इज़ हेक्टर पीटरसन. ये लड़का कौन है, हेक्टर पीटरसन है. फिर उसकी मदर ने उसको बताया कि इसको पुलिस ने गोली मार दी थी. तो माया वो शॉक्ड ये सुनने के बाद कि इतने छोटे से बच्चे को गोली क्यों मार दी थी. तो उसने रीज़न पूछा कि क्यों गोली मार दी थी. तो उसकी मदर ने उसको समझाया कि पहले के टाइम पे कैसे साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट जो थी, पहले जो साउथ अफ्रीका के लोग थे उनको एपार्थाइड लॉ से गवर्न किया जाता था. अब ये एपार्थाइड लॉ क्या है? एपार्थाइड लॉ का मीन्स होता है सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस. मीन्स रेस के बेसिस पे हम लोगों को अलग करना. जो वाइट है उनकी एक अलग कम्युनिटी बना देना, जो ब्लैक है उनकी एक अलग कम्युनिटी बना देना. ऑल राइट, साउथ अफ्रीका में जो लोग थे उनको डिवाइड कर दिया था एज वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस. ऐसे 4 कैटेगरीज उनकी बना दी गई थी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ के हिसाब से क्या हुआ, पीपल को एक दूसरे के कम्युनिटीज़ के लोगों को मिंगल होना अलाउ नहीं था. मीन्स वाइट वाले ब्लैक के पास नहीं जा सकते थे, ब्लैक वाले वाइट के पास नहीं आ सकते थे. ठीक है, तो दे वर नॉट अलाउड टू मिंगल विद ईच अदर. ओके, ना ही वो आसपास रह सकते थे और ना ही वो कॉमन फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते थे. यहाँ पे कॉमन फैसिलिटीज़ जैसे बोले तो हॉस्पिटल्स जो होंगे वाइट पीपल के लिए अलग होंगे एंड ब्लैक पीपल के लिए अलग होंगे. ठीक है, सारी जितनी भी कॉमन फैसिलिटीज़ थी सब अलग अलग थी. तो माया जो एक छोटी सी बच्ची थी, इसको अपने कानों पे यकीन नहीं हुआ जब उसकी मम्मा ने उसको ये सब बताया. तो माया की मदर ने गुस्से में आके उसको थोड़ा और बताया कि कैसे ये सब लॉ चलता था. तो शी टोल्ड माया कि उन दिनों कैसे लोगों के साथ इनजस्टिस किया जाता था. हॉस्पिटल्स अलग करवा दिए गए थे, इवन एम्बुलेंसेस तक अलग करवा दी गई थी. जो वाइट पीपल थे उनके लिए वेल इक्विप्ड रिसोर्सेज थे, वेल इक्विप्ड सारी चीज़ें थी. ठीक है, और जो ब्लैक पीपल थे उनके लिए हमेशा से इन्फीरियर चीज़ें बनाई गई. ठीक है, उनकी ट्रेन्स एंड इवन बसेस तक सेपरेट कर दी गई. ऑल राइट, ताकि वो लोग क्या मिंगल ना हो सके, एक दूसरे से कम्युनिकेट ना कर सके. ठीक है, इवन अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इवन द बस स्टॉप्स वर डिफरेंट फॉर ब्लैक एंड वाइट पीपल. कितना ज़्यादा सेग्रीगेशन था कि मतलब बस स्टॉप तक तुमने अलग कर दिए. ये क्या तरीका है. फिर जो नॉन वाइट पीपल थे, मीन्स ब्लैक पीपल, उनकी जो लैंड थी वो भी उनको अच्छा नहीं दिया जाता था. तो जो बेस्ट लैंड होता था, ठीक है, क्या जो बेस्ट लैंड होता था वो हम लोग रिजर्व कर देते थे वाइट पीपल के लिए. किसके लिए रिजर्व कर देते थे? वाइट पीपल के लिए. और जो वर्स्ट लैंड होता था वो हम लोग देते थे किसको? नॉन वाइट्स को, मीन्स ब्लैक पीपल को देते थे. ठीक है, इसीलिए ब्लैक एंड कलर्ड पीपल वर नॉट कंसिडर टू बी इक्वल टू वाइट. इसीलिए जो ब्लैक और कलर्ड पीपल थे, ब्लैक और कलर्ड पीपल, उनको इक्विवेलेंट नहीं माना जाता था किसके? वाइट के. ठीक है, तो ये हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. एक यहाँ पे एक जगह थी, उसका नाम था साउथ वेस्टर्न टाउनशिप, जहाँ पे ब्लैक टाउनशिप थी. मीन्स यहाँ पे सारे ब्लैक लोग रहते थे, मीन्स साउथ अफ्रीका के जो नेटिव थे वो रहते थे. तो वहाँ पे एक इंसान था, उसका नाम था हेक्टर पीटरसन, जिसके बारे में अभी जिसको गोली पड़ी थी पीछे. ठीक है, तो उसके बारे में उसकी मदर ने उसको बताया कि हेक्टर पीटरसन जो था वो यहाँ रहते थे और वो क्लासेस ज्वाइन करते थे, वो मतलब स्कूल जाते थे और उनको वहाँ पे अफ्रीकन लैंग्वेज पढ़ने पे फोर्स किया जाता था. मीन्स अफ्रीकन लैंग्वेज जो थी वो उनको सीखने पे फोर्स करते थे वो लोग कि आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी? अफ्रीकन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी. अब ये क्यों नहीं सीखते थे? इसका रीज़न था कि ये जो अफ्रीकन लैंग्वेज थी ये वाइट लोगों की लैंग्वेज थी.
ये लैंग्वेज वाइट पीपल स्पोक करते थे, ठीक है, ये लोग बोलते थे। तो हेक्टर और जो उनके स्कूलमेट्स थे उन्होंने क्या किया, इस चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, मींस उसके खिलाफ खड़े हुए, और इन्होंने बोला कि ये जो है ये अपनी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और इनकी लैंग्वेज है कौन सी, जुलू, ठीक है। तो ये लोग कह रहे हैं हमें अपनी लैंग्वेज सीखनी है जो है जुलू, और वो लोग क्या पढ़ा रहे हैं, वो लोग अफ्रीकन लैंग्वेज पढ़ाने पे फोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई थी लड़ाई। तो साउथ अफ्रीकन की जो पुलिस थी, जब उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो उन लोगों को बहुत मर्सीलेसली मारा, ठीक है, और क्राउड में मींस भीड़ में गोली चलाई। तो उसमें क्या हुआ, जो ये हेक्टर पीटरसन थे ये मारे गए, और इन जब मरे थे तो उनकी डेट थी 16 जून 1976। ऑलराइट, अब आगे क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद जब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इन लोगों ने किया तो एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनी, जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल था जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया इस एपार्थाइड के पीछे, ठीक है। इसमें से जो वेल नोन लीडर थे जिनका नाम था नेल्सन मंडेला, क्या नाम था, नेल्सन मंडेला, इन्होंने लड़ाई करी और बहुत लंबे समय तक मींस बहुत सालों तक लड़ाई करी, और फाइनली फिर ये लोग सक्सीड हुए इन 1994। कब सक्सीड हुए, 1994 में, जब साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी, ठीक है। और तब लोगों को मतलब छुटकारा मिला इस रेस डिस्क्रिमिनेशन से, रेस सेग्रीगेशन से, ठीक है। तब लोगों को इक्वल समझा जाने लगा, चाहे वाइट हो या ब्लैक हो या इंडियन हो या कलर्ड हो, सबको क्या माना गया, सबको इक्वल माना गया। ऑलराइट, समझ आया। अब आगे, अब हम पढ़ते हैं पार्टिसिपेशन। अब जो लोग हैं, गवर्नमेंट जो बनती है तो पार्टिसिपेट तो करते हैं ना। अब रेगुलर इलेक्शन बताओ क्यों होते हैं। अब हम लोग जो नॉर्मल पीपल हैं, जो जनता होती है, वो कैसे पार्टिसिपेट करती है। तो जो रेगुलर इलेक्शन होते हैं क्यों होते हैं, हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि हम लोग को वोटिंग राइट होता है, कि हम हर 18 अबव का जो कैंडिडेट होता है वो वोट करता है और एक लीडर को इलेक्ट करता है। क्या करता है, एक लीडर को इलेक्ट करता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और वही जब जीत जाता है तो उसके बिहाफ पे सारा वर्क होता है, ठीक है। वही फिर सारे डिसीजन लेता है लोगों के बिहाफ पे। और ये हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो जो इंसान जिसको हमने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है वो हमारी वॉइसेस को अपने माइंड में रख के वर्क करेगा, मींस हमारे वेलफेयर के लिए काम करेगा, कंट्री की भलाई के लिए काम करेगा, लोगों की भलाई के लिए काम करेगा और प्रोग्रेस के लिए काम करेगा, ना कि वो अपना पेट भरेगा। ऑलराइट, अब आगे जो गवर्नमेंट है वो, अब बताइए, अगर हम किसी भी चीज़ को, अगर कोई भी हम गवर्नमेंट बनाए, अगर तो हमने मान लो 100 साल के लिए गवर्नमेंट बना दी, तो अब बताओ वो हमारे लिए वर्क करेगी क्या, नहीं करेगी। मुश्किल से 10 साल भी काम नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि उसको तो पता है मेरे पास 100 साल तक पावर है, हम कुछ करें या ना करें कोई हमसे कुछ कह ही नहीं सकता। तो इस चीज़ को, ऐसी चीज़ ना हो तो हम क्या करेंगे, हमने एक फिक्स टाइम पीरियड रख दिया कि जो गवर्नमेंट है वो हर फिक्स टाइम पीरियड के बाद दोबारा से इलेक्ट होगी, मीन्स हर 5 साल बाद दोबारा से वोट होंगे, दोबारा से इलेक्शंस होंगे, ठीक है। तो जो एक बार कैंडिडेट इलेक्ट कर दिया गया गवर्नमेंट, वो 5 साल तक रह सकती है, ठीक है। उसके हाथ में जो पावर होगा वो कितने साल तक रहेगा, 5 साल तक। और अगर उसको दोबारा से अपने पास पावर चाहिए तो उसको री इलेक्ट होना पड़ेगा बाय द पीपल। जब अगर उसको दोबारा से इलेक्शन जीतना है तो उसको लोग दोबारा से जब री इलेक्ट करेंगे तभी वो दोबारा से उसके पास पावर आ सकती है, वरना नहीं आएगी, ठीक है। दिस इज़ द मोमेंट, ये एक ऐसा मोमेंट था जब पीपल को रियलाइज़ हुआ कि वो उनके पास पावर है कुछ, मींस उनके पास पावर ये है कि वो चाहे तो गवर्नमेंट बना सकते हैं और चाहे तो बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए जो इलेक्शंस होते हैं उनसे क्या होती है, गवर्नमेंट की जो पावर होती है वो लिमिटेड हो जाती है, ठीक है, मींस 5 ईयर्स तक के लिए हो जाती है। ऑलराइट, अब आगे पढ़ते हैं। ये तो ख़त्म हो गया। अब आगे है अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन। अब हम लोग और किस तरीके से हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब पहला तो हम लोगों ने पढ़ लिया इलेक्शंस यूजुअली कब होते हैं, 5 साल में होते हैं। अब हमको वोटिंग राइट मिलते हैं, हम लोग वोट करते हैं गवर्नमेंट को। अब हुआ क्या था, अब हमने गवर्नमेंट चूज़ करी है, ठीक है, पीपल ने, पूरी जनता ने मिलकर गवर्नमेंट क्यों चूज़ करी है। अब हमको ये भी तो देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसको कौन, पीपल ही तो देखेंगे, जो कंट्री के लोग होंगे वही तो देखेंगे वो जो गवर्नमेंट है, वो जो आई है वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तभी तो जब नेक्स्ट 5 ईयर्स में दोबारा से वोट होंगे तब तो हम बता पाएंगे कि इसको दोबारा से रीइलेक्ट करना है या नहीं करना है। अगर वो अच्छा काम नहीं कर रही होगी तो हम उसको वोट नहीं देंगे, और अगर कर रही होगी तो हम उसको फिर से जिता देंगे, है ना। तो इसके लिए हमें इंस्पेक्ट भी तो करना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट भी तो लेना पड़ेगा, पार्टिसिपेट भी तो करना पड़ेगा उस चीज़ में, ये देखने के लिए कि गवर्नमेंट जो है हमारी वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। क्या लिखा है, बिसाइड वोटिंग राइट, वोटिंग राइट तो हमारे पास है, ठीक है। देयर प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, मीन्स जो गवर्नमेंट वर्क कर रही है हमें उसमें इंटरेस्ट लेके उसको देखना चाहिए कि वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। और अगर वो सही काम नहीं कर रही है तो हमें क्या करना चाहिए, क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, ठीक है, उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अब
जैसे कि 2005 में हुआ था, अगस्त के 2005 में हुआ था, जो गवर्नमेंट थी उसने इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ा दिया था। तो लोगों ने उसका बहुत ही ज़्यादा डिसअप्रूवल किया। क्या किया? डिसअप्रूवल, उसके अगेंस्ट खड़े हो गए कि नहीं, हम बिजली का प्राइस बढ़ने नहीं देंगे। तो क्या हुआ, लोगों ने बहुत रैलीज़ निकाली, बहुत सारे सिग्नेचर कैंपेन्स निकाले। तो उससे हुआ ये कि गवर्नमेंट ने पहले तो अपनी बात समझाने की कोशिश करी कि नहीं, हम आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं और ये वो, तो लेकिन और अपने डिसीजन को डिफेंड करने की कोशिश की। लेकिन ऐसा क्या हुआ, फाइनली हुआ क्या, उनको, गवर्नमेंट को लोगों की बात सुननी पड़ी और अपना फैसला वापस लेना पड़ा। जो उन्होंने पैसा बढ़ाया था वो उनको कम करना पड़ा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट खड़े हो गए थे। ठीक है, तो इसीलिए सोचो, लोगों के पास इतनी पावर होती है कि वो गवर्नमेंट का डिसीजन भी चेंज कर सकती है। जैसे कि अभी किसान का जब बिल आया था तो लोगों ने कितना प्रोटेस्ट किया, पंजाब से लेके दिल्ली तक आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए कि अपना बिल पास जो आपने किया है उसको हटाइए हटाइए हटाइए। तो ऐसे हम लोग रैलीज़ के थ्रू और इन सब चीज़ों के थ्रू हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब कुछ और तरीके भी हैं जिनसे हम अपनी बात गवर्नमेंट को बता सकते हैं और गवर्नमेंट की बात सुन सकते हैं। अब वो क्या, अब जैसे हमें अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करना है गवर्नमेंट को तक, ताकि वो हमारी बात समझ सके और वैसे ही एक्शंस ले सके। तो अब हम ये चीज़ कैसे कर सकते हैं? अब गवर्नमेंट पर्टिकुलर इंसान से तो मिलेगी नहीं, जाके पर्टिकुलर इंडिविजुअल से तो मिलेगी नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग धरना पे बैठ सकते हैं, हम लोग रैलीज़ निकाल सकते हैं, हम लोग स्ट्राइक्स कर सकते हैं और सिग्नेचर कैंपेन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ताकि जो गवर्नमेंट है वो हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाएगी। ठीक है, जब भी चीज़ कोई भी अनफेयर हो या अनजस्ट हो हमारे साथ, हमें उसे आगे भी लाना चाहिए। कोई भी चीज़ है, गवर्नमेंट अगर कुछ कर रही है, हमें नहीं ठीक लग रहा या हमारे साथ हमें अनजस्ट होता हुआ दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मास कम्युनिकेशन का यूज़ करके उसको गवर्नमेंट इशूज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। किसके थ्रू? न्यूज़पेपर्स के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, टीवी के सीरियल्स के थ्रू, सीरियल्स नहीं। तो इससे क्या होगा, लोग अवेयर होंगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और हमें उसके खिलाफ या उसके सपोर्ट में कैसे खड़ा होना है। ऑल राइट, अब आगे क्या है, वाइल इट इज़ ट्रू डैट अ डेमोक्रेसी पीपल, हाँ अब क्या है, हमें ये पता है, हमको अभी समझा दिया गया, हमको ये समझ आ गया है कि सबके पास इक्वल राइट है और हर कोई इंसान पार्टिसिपेट कर सकता है। समझ आ गया? ठीक है, अब लेकिन ये सच नहीं है कि हर इंसान को या हर सेक्शन ऑफ पीपल को ये काम, ये हक दिया जा रहा है, एक्चुअली में दिया जा रहा है। मतलब लॉ में लिखा है कि दो सबको हक, ये हमको पता है, लेकिन एक्चुअली में किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है ये नहीं पता है। ठीक है, तो अब इस चीज़ से कैसे ओवरकम करेंगे? तो अनदर वे ऑफ पार्टिसिपेट, अब जैसे कि हम लोग सोशल मूवमेंट्स में हम लोग पार्ट ले सकते हैं और उनकी फंक्शनिंग में पार्ट ले सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि हो क्या रहा है आखिर में। अब जैसे मेंबर्स जो होते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के, दलित्स के, आदिवासीज़ के, वुमेंस के, वो भी क्या कर सकते हैं? इन सभी मैनर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, कि आप इसमें पार्टिसिपेट करिए और आप इसके बारे में जानिए। ठीक है, अब ऊपर आते हैं। अब अगर कंट्री के जो लोग हैं वो अलर्ट रहेंगे, ठीक है, मीन्स एकदम अलर्ट रहेंगे, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है हमें देखना है। ठीक है, और इंटरेस्ट लेंगी कंट्री कैसे रन कर रही है, तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैरेक्टर जो होगा, ठीक है, और जो कंट्री की जो गवर्नमेंट होगी वो क्या होगी? और स्ट्रॉन्ग होगी। हम लोग गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं, हम लोग अपने ओपिनियंस रख सकते हैं, तो जो गवर्नमेंट है और अच्छे से काम करेगी, और जो हमारी ओवरऑल क्या होगा, हमारी कंट्री क्या होगी? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट टाइम, अब जब भी इसमें बताया गया कि जब भी आप अगले टाइम एक रैली देखो, तो आप क्या करो, जब भी आपकी स्ट्रीट से या सिटीज़ में आपकी जब भी रैलीज़ हो रही है, तो आप उसमें जाके देखो कि इनका जो पर्पस है, इनका जो मुद्दा है वो क्या है, और ये लोग क्यों पार्ट ले रहे हैं उसमें, और अगर वो सही है तो आप भी उस प्रोटेस्ट में साथ खड़े हो। ठीक है, दिस विल हेल्प अस टू गिव अस अ सेंस ऑफ हाउ गवर्नमेंट वर्क। तो इससे क्या होगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी गवर्नमेंट कैसे काम करती है। ऑलराइट, आ गया समझ में? अब क्या है, अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है नीड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। अब जो लड़ाइयाँ होती हैं, अब सब रहने तो लगे, सबको इक्वल जस्टिस मिल तो गया, अब क्या है, कन्फ्लिक्ट भी तो होंगे, जहाँ चार बर्तन हैं खटकेंगे तो हैं ही। तो अब इनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उनको कैसे हम रिजॉल्व करेंगे, मीन्स कैसे ख़त्म करेंगे। अब हमने माया की स्टोरी में पढ़ा था कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा भी बढ़ सकता है कि वॉयलेंस और डेथ होने लगती है ना, जैसे उसमें हुआ था। वो लोग कह रहे थे हमें अफ्रीकन्स नहीं पढ़नी है, ज़ूलू पढ़नी है, तो इतनी ज़्यादा मारपीट हो गई कि उसकी डेथ भी हो गई। ठीक है, तो देखो क्या है, इतना ज़्यादा वॉयलेंस और इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? वॉयलेंस और डेथ में। ठीक है, क्योंकि एक जो ग्रुप होता है वो डिसाइड करता है कि हम अपनी फोर्स को यूज़ करेंगे ताकि हम दूसरे ग्रुप से लड़ सकें। कैसे? प्रोटेस्ट करके। अब जैसे कि ब्लैक पीपल थे, उनके साथ बुरा हो रहा था, ठीक है, उनको इन्फीरियर माना जा रहा था, और जो वाइट पीपल थे वो लीड कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोटेस्ट किया किसके अगेंस्ट? वाइट के अगेंस्ट।
जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया तभी तो ब्लैक पीपल को पूरा हक मिल सका जो वाइट पीपल को मिल रहा था, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना हक लेने के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे कॉन्फ्लिक्ट्स अगर, अब कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, इसमें ये दिए गए अलग अलग रीजंस दिए गए हैं कि क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। अब देखो, अगर एक जगह पे 4 कल्चर के लोग रहेंगे, 4 रिलीजन के लोग रहेंगे, 4 रीजन्स के लोग रहेंगे, या 4 इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले लोग रहेंगे, तो ऑब्वियस है वहाँ पे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा ही, क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी रीज़न से एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करेगा, ठीक है। पीपल, और कभी कभी तो क्या होगा, वॉयलेंट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंसेस को बढ़ाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लोगों के बीच में टेंशन हो जाएगी उस एरिया के लोगों में, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करे, मीन्स लोगों के बीच में झगड़ा ना होने दे या ऐसी कोई वजह ना आए, ठीक है। फिर आगे हम लोग ऐसे ही कुछ रीजंस पढ़ेंगे गवर्नमेंट कैसे रिजॉल्व करती है कॉन्फ्लिक्ट्स को। अब देखो, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, रिलीजियस प्रोसेशंस हो जाते हैं, जैसे कि अब आप समझो कभी हिंदू फेस्टिवल और मुस्लिम फेस्टिवल एक डे पे पड़ गया, तो क्या होता है, पूरे में पुलिस फोर्स एक्टिव हो जाती है, अलर्ट हो जाती है एकदम कि यहाँ पे आज अब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, कि हो सकता है हिंदू को इसी गली से जाना हो, मुस्लिम को भी इसी गली से जाना हो। अब वो कह रहे हैं हम जाएंगे, वो कह रहे हैं हम जाएंगे, अब कौन जाएगा पहले, तो इस चीज़ को कौन सॉर्ट आउट करेगा, आके पुलिस आएगी और पुलिस सॉर्ट आउट करेगी, ठीक है। तो रिलीजियस प्रोसेशंस भी हो जाते हैं कभी कभी जो कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह बन जाते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इन सब चीज़ों में जो गवर्नमेंट तो आके, अब नरेंद्र मोदी तो आके अब सबको समझाएंगे नहीं, तो इनका नरेंद्र मोदी की जगह आप गवर्नमेंट की जगह कौन काम करेगा, काम करेगी पुलिस। पुलिस पूरा एक्टिव रोल प्ले करेगी और इन कॉन्फ्लिक्ट्स को होने से बचाएगी। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बन सकता है रिवर्स। अब सोचो, नदी कैसे कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बन गई। अब नदी से क्या लड़ाई होनी है, अब देखो, अगर एक ही नदी दो स्टेट से पास हो रही है, मीन्स ये आप मान लो कर्नाटका है, ये आप मान लो तमिलनाडु है, ठीक है। अब ये एक ही नदी है, 2 इससे पास हो रही है। अब ये ऊपर यही पूरा लिखा हुआ, मैं आपको बताती हूँ। कर्नाटका में एक डैम है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे डैम बना दिया और नदी का पानी रोक दिया। अब यहाँ के लोगों के जो लोग हैं, बेंगलुरु भी है यहीं पे कर्नाटका में, तो यहाँ के जो लोग हैं इसी डैम से पानी ले रहे हैं और सारी अपनी फैसिलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं, जो भी इनकी नीड्स हैं सबको पूरा कर रहे हैं। अब इन्होंने डैम लगा के पानी तो कर दिया बंद, अब यही पानी आगे तमिलनाडु में जाता है, ये लोग इसी पानी को इरिगेशन में लेते हैं, ठीक है, खेती बाड़ी में लेते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने भी एक डैम बना रखा है। अब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ये हो गया कि जब कर्नाटक वाले अपना डैम खोलेंगे तभी तमिलनाडु में पानी आएगा। तो अब कॉन्फ्लिक्ट यही हो गया, ये लोग कह रहे हैं हम नहीं खोलेंगे, हमारी नीड्स पूरी नहीं हो रही, तमिलनाडु वाले कह रहे हैं कि खोलो, हमें भी पानी चाहिए इरिगेशन के लिए। तो ये रीज़न बन गया था कन्फ्लिक्ट का। आगे समझ में, तो यहाँ पे यही लिखा है, पूरा आप पढ़िएगा तो यही है इसमें, कि जो यहाँ पे देखो कर्नाटक में जो कावेरी नदी है, ठीक है, ये कावेरी नदी की वजह से डिस्प्यूट हो गया था, क्योंकि कर्नाटक में कावेरी नदी थी और तमिलनाडु में थी। तो जो वाटर स्टोर होता था कर्नाटक के डैम में, कर्नाटक का डैम था राजा सागर डैम, ठीक है, यहाँ पे ये लोग इरिगेशन के लिए यूज़ करते थे और बेंगलुरु की जो नीड्स थी वो पूरी होती थी। अब मीठो डैम था कहाँ पे, तमिलनाडु में, ये लोग इसको क्रॉप्स के लिए यूज़ करते थे। तो अब कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि जब ये पानी खोलेंगे तभी नीचे पानी आएगा, तो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो जो गवर्नमेंट थी उसने इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया। क्या किया, इन्होंने एक स्टेप लिया और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन दिया कि दोनों ही स्टेट्स में इक्वल मतलब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, ठीक है। तो रिवर भी सोचो एक रीज़न बन सकता है कॉन्फ्लिक्ट का, समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इक्वालिटी एंड जस्टिस। अब इक्वालिटी और जस्टिस ये 2 वर्ड हैं जो इनसेपरेबल हैं, मीन्स आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है, इनको एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा। इक्वालिटी एंड इनजस्टिस इनजस्टिस नहीं, इक्वालिटी मीन्स बराबरी, जस्टिस मीन्स इंसाफ। अब क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री में कमिटमेंट हम लोग देते हैं कि इक्वालिटी भी है और जस्टिस भी है, ठीक है, हम आपको बराबर का हक और इंसाफ दोनों देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब होता कैसे नहीं है, ये देखो, जो अर्लियर प्रैक्टिस होती थी बहुत पहले के ज़माने में, आपने सुना होगा छुआछूत मीन्स अनटचेबिलिटी। जो SC ST के जो रीजन्स के जो लोग थे, SC कास्ट के जो लोग थे, उनको लोग छूते नहीं थे, उनको अपने घर में नहीं घुसेड़ते थे, इवन उनको डिनाई कर दिया था एजुकेशन से। आप पढ़ नहीं सकते हो, आप ट्रांसपोर्ट पे नहीं मतलब आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं यूज़ कर सकते हो, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं देंगे, और ऑफन प्रेयर्स मीन्स मंदिर मस्जिद जाने से भी मना कर दिया था।
ठीक है, जो बिलो कैटेगरी के मतलब जो लो कास्ट वाले जो लोग होते थे उनको, ठीक है। तो ये क्या है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ये कोई बात हुई ना। तो अब ये डॉक्टर अम्बेडकर आए जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें सही थी, ठीक है, उन्होंने खुद सही थी इस चीज़ के बारे में कि कितना ज़्यादा अनटचेबिलिटी को लोग रियल में वो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिसेस करी और इस चीज़ को आगे ख़त्म करने के लिए काम किया और इन्होंने जस्टिस लेने के लिए काम किया। और इन्होंने क्या किया, पढ़ते हैं, प्रैक्टिस मस्ट नॉट कंटिन्यू, ये जो प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी आगे नहीं होनी चाहिए, मीन्स इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करना है हमें कि लोग छुए नहीं एक दूसरे को, उनको मंदिर न जाने दे, ये तो कोई बात नहीं हुई, मतलब उनको जस्टिस मिलना चाहिए, उनको जस्टिस कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। अब आप कह तो रहे हो इक्वालिटी हम दे रहे हो, जस्टिस दे रहे हैं, जस्टिस तो तभी मिलेगा जब लोगों को आप इक्वल मानोगे। जब आप दलित्स को इक्वल मान ही नहीं रहे हो तो आप कैसे इसको जस्टिस दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। तो जब आप इसको इक्वल मानोगे तब आप इसको जस्टिस भी दे पाओगे। ऑलराइट, समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकग्नाइज दिस, अब गवर्नमेंट ने इसको भी रिकग्नाइज़ किया कि हाँ वाकई में ये चीज़ें फॉलो हो रही है लोगों के बीच में। फिर फॉलो स्पेशल प्रोविज़न फिर बनाए गए और सोसाइटी से जो अनइक्वल ये जो था इसको हटाया गया, ठीक है। इसीलिए SC/ST वालों को इतना ज़्यादा रिजर्वेशन दे दिया गया कि आप इन सब चीज़ों में पार्ट ले सकते हो, आपको भी जॉब मिलेगी, आपको भी सरकारी नौकरी मिलेगी, आप हॉस्पिटल्स में पढ़ाई भी कर सकते हो, मंदिर्स में भी जा सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा जो अनजस्टिस हुआ वो किसके साथ हुआ, पढ़ते हैं। हमारी सोसाइटी में एक टेंडेंसी बनी हुई है, क्या टेंडेंसी बनी हुई है कि हम लोग बॉय चाइल्ड को ज़्यादा मायने में देखते हैं इन कंपैरिजन टू गर्ल चाइल्ड, मतलब बॉय को हम अच्छा समझते हैं, सुपीरियर समझते हैं और गर्ल को सुपीरियर नहीं समझते हैं। अगर लड़का होता है तो वाह वाह मिठाई बांटो, लड़की हुई तो ना बांटो, क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी तो इनजस्टिस हो रहा है, किसके साथ, गर्ल चाइल्ड के साथ, तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो सोसाइटी है वो गर्ल चाइल्ड को इक्वल नहीं मान रही है इन कंपैरिजन टू बॉयज़। अब गर्ल्स को इक्वल नहीं माना जा रहा है बॉयज़ के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये क्या है, गर्ल्स के साथ अनजस्ट है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बहुत सारे वो जस्टिस को आगे प्रमोट करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस बनाए, जिसमें उन्होंने ओवरकम कर मतलब लड़की को सबको ही बढ़ावा दे, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो बहुत सारे प्रोविजंस निकाले। और ये भी किया कि लड़कियों की फ़ीस हम लोग कम कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू बॉयज़, ठीक है, या वेव कर सकते हैं, पूरी माफ़ कर सकते हैं अगर आप अपनी लड़की को पढ़ाओगे तो लोग ऐसे प्रमोट हुए अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए। ऑलराइट, तो लोगों ने अपनी बच्चियों का एडमिशन कराया, स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ़ीस माफ़ हो जाती है या कम हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे करके गर्ल्स को भी अब पूरा इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है बॉयज़ के साथ। बस यही इन अनजस्ट और इक्वालिटी को हमको बढ़ाना था, ठीक है, अनजस्ट को ख़त्म करना था, इक्वालिटी और जस्टिस को बढ़ाना था। ऑलराइट, दिस इज़ द चैप्टर जो हमने अभी पूरा ख़त्म कर लिया है। ऑलराइट, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।